वेलकम टू नेक्स्ट एडू। अब टेक्स्ट क्लासेस हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। टेक्स्ट में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, तो आज टेक्स्ट में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया। होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स आज देते हैं, फिर हम लोग उसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हाउस प्रॉपर्टी क्लासेस। राइट, यस। इसमें हम कुछ अब भी जस्ट नोट करके लिए रखे, क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी आप इसको रिकैप कर पाओ। तो डिटेल्स हम ये दे रहे हैं, इसमें सारा रूल्स हम लिख दिए। इसका कुछ कैलकुलेशन यहीं पे बता देंगे। इसके बाद हम जो भी आपको प्रीवियस जो सीट दिए थे, मतलब रिवीजन पेपर्स, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और आपको कुछ नॉलेज हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक्स तो करो, एटलीस्ट लाइक्स तो करो। ओके। और कुछ कमेंट तो जरूर करोगे कैसा लग रहा है। यस, तो आज का क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये पता है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसमें हम लोग कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस कर चुके, पहले स्टेटस बेसिक्स तो कर चुके। अब हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं। तो एकदम एक ये नोट है, एक ये जो वीडियो, इसमें सारा आइडिया आपका हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी से जो भी अर्न करेंगे, कौन? ओनर। द इनकम अर्न बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए कितना, हम लोग ऑलवेज प्रीवियस ईयर का देखते हैं। तो फिर जब इनकम वो अर्न किए कैलकुलेशन करेंगे, तो अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए देखना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी कितना टाइप्स का होता है। इसका डेफिनेशन बहुत कुछ है, वो टैक्स में पढ़ोगे, उतना कुछ हम नहीं, एकदम एक आइडिया ले लो ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी जनरली होता है ऐसे, इतना लिखे, इतना टाइप्स लिखे। क्या लिखे? एक्सेल, सॉरी, लेट आउट प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या लिखे? लेट आउट हाउस। ये आपका लेट आउट हाउस, मतलब जो भाड़ा पे दिए। मेरा 2-3 घर है, एक घर आपको भाड़ा पे दे दिए तो रेंट मिलेगा ना, ये हो गया लेट आउट हाउस। इसमें मैंने लिख दिया रेंटेड टू टेनेंट आइदर फॉर रेसिडेंस और बिजनेस। मैंने आपको भाड़ा पे दिए और आप उसमें रहोगे या उसमें बिजनेस करोगे, वो आपका मैटर है। मैंने भाड़ा पे दिए मेरे लिए, मेरा, आई एम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आपका बिजनेस हो रहा है तो मेरा तो बिजनेस नहीं है ना, तो हमको उससे मतलब नहीं है। तो आइदर टेनेंट ओ सेल्फ रेसिडेंस कर रहे हैं, मतलब उनका रेसिडेंस, मेरा नहीं, और या उनको क्या किए, उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लेट आउट हाउस हो जाएगा। क्लियर है ना? और इनकम तो इसी से ही होगा मेरा। आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी को अगर भाड़ा पे दिए, उससे जो रेंट मिलेगा वो मेरा इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में जो मेनली इनकम होता है, इसी हाउस से होता है। अब लोग क्लियर है? यस। सेकेंड वन इज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब मेरा अपना रहने का मकान। ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब अपना रहने का घर। तो इसमें मान लो यहाँ ये सेंटर हम भाड़ा पे लिए, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को क्या मिल रहा है? रेंट। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाएंगे। मेरा नहीं, मेरा तो एक्सपेंसेस है। लेकिन मेरा विलेज में एक घर था, विलेज में एक घर है, वो भाड़ा पे दे दिए हम किसी को, तो लेट आउट में हो जाएगा। और उत्तरपाड़ा में भी एक फ्लैट हम खरीद करके रखे, और वो फ्लैट हम खुद रहते हैं, तो वो मेरा जो फ्लैट रहने का, अपना रहने का, हम अपना इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अपना रहने का जो फ्लैट है, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। क्लियर है ना? सिंपल बात है, आपका घर का जो घर है, अपना मकान है, किसी से भाड़ा पे नहीं लिया, अपना ही मकान है, तो उसको सेल्फ, खुद रहते हो, तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हो जाएगा। मतलब ओन रेसिडेंशियल हाउस, इसको क्या बोलते हैं? ओन रेसिडेंशियल हाउस, अपना रहने का घर। अब बोलो इसमें इनकम हो सकता है? कभी नहीं। इसमें तो एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस है, इनकम तो नहीं है। तो इसमें नेगेटिव इनकम आ सकता है या जीरो। अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो जीरो। सर एक्सपेंसेस तो होता है, जीरो कैसे? नेगेटिव ही तो आएगा ना। नहीं, टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं ये सारा खर्चा ही माइनस कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए वो खर्चा होगा तो नेगेटिव, नहीं है तो नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? यस। आगे बढ़ते। ये एक्चुअली सेपरेटली बताया, लेकिन ये इसी में ही आ जाता है। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। पार्टली लेट आउट मतलब एक, मैंने ऐसे दिखाया, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर हम भाड़ा पे दे दिए, लेट आउट कर दिए, और फर्स्ट फ्लोर खुद रहते। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर एक पार्ट क्या हो गया? लेट आउट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। ये हो गया पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तो
हम लोग जब इनकम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो लेट आउट है, ये जो ग्राउंड फ्लोर लेट आउट, इसका इनकम लेट आउट का रूल से फॉलो करेंगे, और जो सेल्फ ऑक्युपाइड, इसका इनकम सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल से कैलकुलेशन करेंगे। तो मतलब कैलकुलेशन के लिए जो रूल्स बताया इनकम कैलकुलेशन, उसमें दो ही आएगा, आइदर लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड। बोलो यहां तक क्लियर है? नाउ पार्शली लेट आउट में एक और बता देते, ऐसा भी तो हो सकता है एक बिल्डिंग में एक फ्लोर भाड़ा पे दिए, एक फ्लोर, तो ये हो बता दिया अभी, लेकिन एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, एक ही फ्लोर है, ज्यादा है नहीं है, लेकिन उसमें कुछ दिन रहे प्रीवियस ईयर के अंदर, 9 मंथ्स तो खुद रहे, इसके बाद मेरा जॉब ट्रांसफर हो गया मुंबई, तो बाकी 3 मंथ्स हम किसी को लेट आउट कर दिए। तो इस ईयर के अंदर बोलो, इसी ईयर के अंदर 12 महीना, उसमें 9 महीना हम खुद रहे थे, तो सेल्फ ऑक्युपाइड था। इसके बाद बाकी 3 महीना हम किसी को भाड़ा पे दिए, तो लेट आउट हो गया ना, ये भी तो पार्टली लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ सर बोलो ना, ये होगा या नहीं? यस सर। लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं, अगर एक भी महीना प्रीवियस ईयर में आप भाड़ा पे दे दिए, बाकी लेट सेल्फ ऑक्युपाइड था, फिर भी इसको पूरा ईयर लेट आउट ही माना जाएगा। वो पार्टली का कंसेप्ट भूल जाओ, वो टोटली लेट आउट माना जाएगा, और उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेशन कर किया जाएगा, उस इनकम पे टैक्स भी देना होगा। तो अब ध्यान में रखना, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में पार्ट लेट आउट, बाद में सेल्फ ऑक्युपाइड था, बाद में लेट आउट कर दिया, पूरा ईयर कोई लेट आउट मान के चलेगा, तो इसमें पार्टली खत्म, वो लेट आउट ही माना जाएगा होल ईयर के लिए। क्लियर है ना? मतलब पीरियोडिकली अगर लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, तो इस केस में ईयर, पर्टिकुलर ईयर, नेक्स्ट ईयर से पूरा लेट आउट ही तो हो जाएगा ना, तो उस साल के लिए वो टोटली लेट आउट माना जाएगा, पार्टली लेट आउट नहीं। बट एक फ्लोर भाड़ा पे दिए तो एक फ्लोर का पूरा ईयर लेट आउट का रूल से फॉलो करके करेंगे, और जो पूरा ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड था और एक फ्लोर, वो सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल फॉलो करोगे। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते, फिर इनकम टैक्स में एक रूल लेके आए, डीम्ड टू बी लेट आउट। नेक्स्ट रूल क्या लेके आया? डीम्ड टू बी लेट आउट। सर डीम्ड मतलब माना जा रहा है, टैक्स अथॉरिटी बोल रही है इसको मान लो लेट आउट, सर जबरदस्ती? हाँ रूल्स है, क्या रूल समझाते? एक्चुअली ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एक्चुअली ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं इसको सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट नहीं करना है, इसको आप लेट आउट ट्रीट करो। क्यों भाई? मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड तो इनकम, तो नेगेटिव इनकम हो रहा है, लेट आउट ट्रीट करेंगे तो इनकम आ जाएगा, हम इनकम अर्न नहीं कर रहे रियली, लेकिन हमको टैक्स थोड़ी पे करना पड़ेगा, हम मानेंगे नहीं। नहीं, टैक्स अथॉरिटी बोल दिए, मतलब गवर्नमेंट आपको ये रेगुलेट किए ना, तो आपको देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स मतलब लेट आउट मानना पड़ेगा। कब होता है? उन्होंने कुछ कंडीशन बताई, ये नहीं कि जबरदस्ती उनको किसी को भी बोल दिया लेट आउट मान के टैक्स दो, ये नहीं। उन्होंने बोले अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, मान लो 3 हाउस मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, एक कोलकाता में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एक मुंबई में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एक विलेज मिडनापुर में वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, तो तीनों हाउस हम किसी को भाड़ा पे नहीं दिए, कभी मुंबई में जाते तो यूज करते, फिर चले आते, ताला लगा देते, या एक केयर टेकर को रखे, वो मेरा साफ सफाई सब कुछ करता है, ठीक है, और हम जब जाते तो रहते, या मेरा रिलेटिव कोई जाता है तो रहता है, फिर यहाँ चले आते, फिर कभी मिर्जापुर जाते, वहां रहते, फिर चले आते, लेकिन किसी कोई भी प्रॉपर्टी हम भाड़ा पे नहीं दिए, तो दो से ज्यादा हो गया ना। टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं आप मैक्सिमम 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हो, उससे ज्यादा रख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रखो ना हजारों हाउस, लेकिन दो से जितना एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा जितना भी हाउस है उसको आप लेट आउट मानो, लेट आउट मान के, लेट आउट के हिसाब से उसका इनकम कैलकुलेशन करो। सर इनकम तो जीरो है, तो नहीं, लेट आउट के हिसाब से सीखेंगे ना आगे, इनकम कैलकुलेशन करो और उस इनकम को टैक्सेबल इनकम में जोड़ो, ठीक है ना? तो मतलब झमेला है। क्यों सर? एक्चुअली ये गवर्नमेंट रूल इसीलिए लेके आए, पहले एक से ज्यादा होने से डिम टू भी हो जाता था, अब तो दो कर दिए। एक्चुअली सोचो, मुकेश अंबानी मुंबई में जितना भी रेसिडेंशियल हाउस खरीद ले, अगर खरीद ले, हो सकता है अगर चाहे तो खरीद सकता है, अगर खरीद करने के बाद सबको बोले आप भागो, हम इसमें रहेंगे, एक हाउस तो उनके लिए सफिशियंट है ना, उनका जो हाउस है इतना बड़ा, सबसे रिचेस्ट मतलब सबसे कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग है, तो फिर भी वो अगर चाहे सबको भग, तो प्रॉब्लम क्या होगा? क्राइसिस आ जाएगा मुंबई में, रेसिडेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, आर्टिफिशियली हो सकता है उन्होंने सबका प्राइस हाइक करेगा, तो इसीलिए ना एक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल करते हैं। अगर आपके पास है ज्यादा तो आप भाड़ा पे दे दो ना, रेसिडेंशियल क्राइसिस है, सबसे ओवर पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड बोल रहे गलती से, सबसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में,
तो इतना पॉपुलेशन है, अगर सब कोई ऐसा करेगा, मेट्रो सिटीज में चारों सभी मेट्रो सिटी या सब कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट अगर ऐसे कर दिए कोई भी वहां का रिचेस्ट पर्सन, तो फिर आम आदमी तो जाएगा जाएगा, एकदम प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये किया जाता है। मान लो एक के पास 100 हाउस है और सभी सेल्फ ऑक्युपाइड किए, तो इसमें 2 लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी 98 एक्चुअली सेल्फ ऑक्युपाइड, लेकिन वो लेट आउट मानने से उससे इनकम क्या होगा देखा जाएगा। कैलकुलेशन लेट आउट का सीखेंगे, समझ में आएगा। उसमें कुछ वैल्यूएशन होता है, एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, उसके हिसाब से ही वो डिम टू बी लेट आउट हाउस का GAV, एनुअल इनकम फाइंड किया जाएगा। तो मतलब एक्सपेक्ट किया जाएगा कितना इनकम मिलेगा, उसी को इनकम मान लो, और उस पर टैक्स, इतना सारे प्रॉपर्टी का इनकम मान के उस पर टैक्स देना होगा। सोचो एक्चुअल इनकम नहीं है, टैक्स इतना, तो प्रॉब्लम होगा ना। उसको डिस्करेज कर रहे हैं, ऐसे मत रखो, अब भाड़ा पे दो, आपका इनकम भी होगा, उस पर टैक्स दो ना। इसीलिए क्लियर है, यस। तो 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इस केस में जितना एक्स्ट्रा है वो क्या माना जाएगा, डिम टू बी लेट आउट। रूल्स तो लेट आउट का फॉलो करेंगे, और जो सेल्फ ऑक्युपाइड फॉलो करोगे। एक बार इसमें डिटेल्स थोड़ा समझाते हैं। इसमें लिखे थे मैंने, if more than 2 self-occupied houses owned by owner person, तो above 2 houses are considered as above 2, जितना वो लेट आउट ट्रीट करोगे, दैट इज डीम्ड टू बी लेट आउट। अब मैंने 3 लिखे, हाउस ए सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस बी सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस सी सेल्फ ऑक्युपाइड, तो इसमें से कौन सा 2 सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे। इसके लिए रूल्स है, वो रूल क्या है थोड़ा सा समझा देते हैं। तो एनी 2, इसमें से 3 में से कोई भी 2 तो सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा ना, सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी एक को माना जाएगा, किसी भी थर्ड वन को माना जाएगा लेट आउट। अब किसको मानोगे, इसमें मैंने इसको शॉर्ट में लिख के दिए। 3 ऑप्शन हो रहे हैं, 3 तो 3 ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है, हाउस ए हाउस बी, ये दो फर्स्ट 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए, तो हाउस सी लेट आउट मान लिए, ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड केस, हाउस ए और हाउस सी सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए और हाउस बी को लेट आउट मान लिए। और थर्ड ऑप्शन, हाउस बी हाउस सी सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए और हाउस ए को लेट आउट मान लिए। बोलो समझ में आया, 3 ऑप्शन आएगा ना। ये तीनों ऑप्शन के हिसाब से आप लेट आउट का रूल, सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल फॉलो करके इनकम फाइंड कर लेंगे। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में सबसे लोएस्ट इनकम है। हम लोग टैक्स तो कम पे करना चाहेंगे ना, गवर्नमेंट इसमें कुछ बोला नहीं, इसमें से किसी एक को आप लेट आउट मान के टैक्स दोगे, 3 है तो, है ना। तो कौन सा मानेंगे, जिसमें मेरा इनकम कम होगा उसमें तो टैक्स बचत होगा ना। तो इसमें से ये 3 ऑप्शन में से द ऑप्शन वेयर टैक्सेबल इनकम इज लोएस्ट कंसिडर्ड डिम, कंसिडर क्या कंसिडर करोगे, डिम टू बी लेट आउट। ओके, यस बोलो। उसके हिसाब से उस ऑप्शन को फॉलो करोगे, उसी ऑप्शन को कंसिडर करोगे। मतलब मान लो ऑप्शन ए लोएस्ट आया, तो मतलब हाउस ए हाउस बी सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा, हाउस सी लेट आउट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में लोएस्ट आया तो हाउस ए हाउस सी लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड मानोगे, बी को लेट आउट मानोगे, और 3 में आया तो 3 के हिसाब से मानोगे, और फिर उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेशन करोगे। बोलो क्लियर है, यस। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब और एक है ओन बिजनेस हाउस, मेरा ही मकान है, अपना बिल्डिंग है ना, आई एम द ओनर, लेकिन ये अपना बिजनेस हाउस, इसमें हम बिजनेस करते हैं, कमर्शियल हाउस, ठीक है ना, बिजनेस हाउस, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये आएगा आपका बिजनेस इनकम में। तो ये लिख दिए नॉट नॉट कम इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम में इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। क्लियर, बोलो बोलो बोलो। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आ गया ना। तो अल्टीमेटली जब कैलकुलेशन करेंगे ना, ये इसको तो छोड़ दो, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आ ही नहीं रहे, तो 4 में से कोई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। ऑब्वियसली एक से ज्यादा हाउसेस रहेगा, उसके हिसाब से देगा आपको। तो इसमें कैलकुलेशन रूल क्या है, आइदर लेट आउट का रूल होगा, नहीं तो सेल्फ ऑक्युपाइड। ये जो पार्टली लेट आउट, उसमें भी तो लेट आउट, डिम टू बी लेट आउट, वो भी तो लेट आउट है ना। तो रूल्स है, जो कैलकुलेशन का फॉर्मेट रूल्स है बताया, वो आपका लेट आउट का एक रूल्स है और एक सेल्फ ऑक्युपाइड का। यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक करो भाई, लाइक तो करो, लाइक करो। आगे अब आ जाते हैं ओनर ऑफ हाउस। ओनर को ही तो टैक्स देना होगा ना। ओनर ऑफ हाउस कौन है, ओनर ऑफ हाउस में ऐसे बहुत डिटेल्स हम नहीं दे रहे, ठीक है, एक आइडिया आपको हो जाए। एक तो लीगल ओनर, ओनर ऑफ हाउस में एक हो गया आपका लीगल ओनर। सर ये लीगल ओनर का मतलब, ओके, जिनके नाम में प्रॉपर्टी है, अगर आप हाउस खरीदे या बनाए, इसके बाद आप म्यूनिसिपैलिटी पे आपका नाम पे स्टाम्प पेपर होगा ना, स्टाम्प पेपर बनाओगे, दलील बनाओगे, उसमें आपका नाम है, तो यू आर द लीगल ओनर, द पर्सन हु ओन द हाउस एज पर डिड, मतलब डिड मतलब स्टाम्प पेपर, है ना। तो उसमें जिनका नाम है वही हो गया लीगल ओनर। अब उनको तो इनकम कैलकुलेशन करना है। एक ही हाउस है सेल्फ ऑक्युपाइड, ओके, सेल्फ ऑक्युपाइड का नेगेटिव इनकम लॉस आएगा,
आने दो, कोई बात नहीं। लॉस दिखाएंगे, अदर इनकम से सेट ऑफ करेंगे, इनकम कम टैक्स कम पे करेंगे ना। नेक्स्ट डीम्ड ओनर, नेक्स्ट क्या है, डीम्ड ओनर, मतलब डीम मतलब माना जा रहा है, एक्चुअली लीगल ओनर नहीं, लेकिन इनको माना जा रहा है कि ये भी ओनर है। कब लगेगा, नॉट ए लीगल ओनर बट एज पर टैक्स लॉ कंसिडर्ड एज ओनर। ये लीगल ओनर नहीं है, लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोलते इसको आप लीगल ओनर मानोगे, ठीक है ना। इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन अब लोग का क्वेश्चन में जिस तरह दे सकता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। सिर्फ हम फैमिली को लेके कर रहे हैं, अदर्स को भी हो सकता है। फर्स्ट केस, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है किसको, स्पाउस को, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो इस केस में अगर जो गिफ्ट किए थे ना, मान लो मिस्टर ए मिसेस ए को गिफ्ट किए थे, तो अब लीगल ओनर कौन हो गया, गिफ्ट होने के बाद तो डीड भी आ जाएगा ना, लीगल ओनर हो गया मिसेस ए। लेकिन ये कौन गिफ्ट किए थे, मिस्टर ए, उनका हस्बैंड। तो इसमें डीम्ड ओनर माना जाएगा मिस्टर ए को। ए एग्जांपल लिखे, इफ मिस्टर ए गिफ्टेड टू मिसेस ए अपने एक हाउस, ठीक है, एक मैनेजर यूनिवर्सिटी सोचा अरे चलो वाइफ को एक तो खुश कर देते, उनको बोले एक प्रॉपर्टी आज से आपके नाम पे कर देते, एनिवर्सरी डेट आया तो डीड बना के रखे थे, अब उनको दे दिए कि लो चलो आज से ये प्रॉपर्टी आपका है। तो एक्चुअली लीगल ओनर बोलो आज से कौन हो गया, मिसेस से। लेकिन टैक्स अथॉरिटी टैक्स पेमेंट के टाइम हमको पकड़ेगा, मिस्टर ए को पकड़ेगा, बोलेगा अरे आप तो गिफ्ट किए थे आपका वाइफ, तो आप ही को इस हाउस का इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन करके देना है। समझ में है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, मिस्टर ए उनका दो प्रॉपर्टी है, उनका वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट किए थे मिस्टर ए। अब कैलकुलेशन किसका बुक में करोगे, किसका कितना इनकम आएगा बताओ। ऑब्वियसली मिस्टर ए के बुक के में सारा आएगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, मैरिज रिलेशन कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब बाद में सेपरेशन हो गया तो इसके बाद और डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा मिस्टर ए को, क्लियर है ना। मैरिज रिलेशन जितना दिन कंटिन्यू है उतना दिन तक वो गिफ्टेड हाउस को माना जाएगा, तो डीम्ड ओनर माना जाएगा मिस्टर ए। इज इट क्लियर, एकदम बोलो क्लियर, 100% क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड एग्जांपल ले रहे हो, प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू माइनर चिल्ड्रन, माइनर मतलब जो अभी तक 18 वोटिंग राइट नहीं आया, तो अगर उनका जब तक वो मेजोरिटी नहीं आ रहा है तब तक जिन्होंने गिफ्ट किए थे उनको ही माना जाएगा डीम्ड ओनर। जैसे यहाँ लिखे मिसेस बी, यानी कि ऑलवेज मिस्टर होगा, मिसेस बी अपना चिल्ड्रन गिफ्ट किए थे हाउस, हर माइनर सन मास्टर बी, है ना, माइनर सन मास्टर बी को गिफ्ट किए थे, तो इस केस में मिसेस बी को ही माना जाएगा डीम्ड ओनर। कब तक माना जाएगा, जब तक उनका वोटिंग राइट नहीं आ रहा है तब तक माना जाएगा, क्लियर है। ओके, यस। ये थोड़ा एग्जाम्पल इसीलिए कभी कभी बोल देता है, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे गलत हो जाएगा, या दूसरा पर्सन का कैलकुलेशन मिसेस ए का कैलकुलेशन कर लेंगे गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। अब फॉर्मेट में आ जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, अब फॉर्मेट में आ जाते हैं। मतलब इनकम कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मेट डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है, एक्चुअली फॉर्मेट बोलने से गलत होता है, हम कैसे भी करें, लेकिन हमको दिखाना है एक लेट आउट इनकम, एक सेल्फ ऑक्युपाइड इनकम। कोई ऐसे कर लेते हैं सब, हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री, जो लेट आउट का रूल्स फॉलो कर देते, सेल्फ ऑक्युपाइड। कैसे भी करो भाई, बस इनकम कैलकुलेशन का रूल अब सीखो। फर्स्ट लेट आउट हाउस, इसमें सबसे पहले देखोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में जीए भी बोलता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, ग्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, लेट आउट है ना, भाड़ा पे दिए, तो क्या हो सकता है वो कैलकुलेशन करेंगे, नोट वन सीखेंगे हम लोग, यही मेन कैलकुलेशन है। इसके बाद इस हाउस के लिए कुछ म्यूनिसिपैलिटी तो लोकल टैक्स पे किए, कौन, ओनर पे करेगा, मालिक पे करे तभी, टेनेंट पे कर दिए तो नहीं आएगा, एरिया रह गया नहीं आएगा, पहले 3 साल का ड्यू था इस साल आके पूरा पे कर दिए, पूरा जितना पे किया आएगा, ओनर पे करेगा तो, ठीक है। तो जितना म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम लोग प्रीवियस ईयर का करते, ये लिखे थे इनकम फ्रॉम हाउस, बट ये बताया नहीं था। और पर्सन, पर्सन का नाम लिख लोगे, फॉर ऑलवेज असेसमेंट ईयर आप लोग का 24 25 और प्रीवियस ईयर 23 24, ठीक है ना, ये लिखोगे। फिर 23 24 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेस करोगे तो मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। सेक्शन सबका है 16 16 1 2 बहुत कुछ है, जरूरत नहीं है, 16 से स्टार्ट आगे बढ़ते जाएगा 25 एक्सेट्रा। छोड़ो, एक दो जगह जहां एटलीस्ट लिखना होता है वो हम बताएंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्सेस पे की ओनर, ठीक है, तो माइनस कर देना, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पेड बाय ओनर तो माइनस कर देना, हो जाएगा नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, एनएवी शॉर्ट में। अब इससे दो डिडक्शन लेस होता है, 24 सेक्शन 24, इसमें दो डिडक्शन लेस होता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A
और ये ना इसमें बहुत सारे डिडक्शन पहले मिलता था एक्सपेंसेस के लिए, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब अलग अलग मिलता था। वो सब हटा दिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी लेके आए। हम लोग इतना चोर है ना, चोरी करते हैं, एक रिपेयर बिल बना लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह खर्च, ग्राउंड रेंट कुछ नहीं है, या कुछ अदर रेंट कलेक्शन चार्जेस कुछ करते नहीं, फिर भी हम खुद कलेक्शन करते हैं, दिखा देते रेंट कलेक्शन। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट को पता चला कि ये सब फेक बनाता है, तो उसको हटाओ एक साथ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। रिपेयर करता नहीं, कोलाप्स हो जाता है, फिर भी बोलते हैं रिपेयर्स के लिए इतना खर्चा किया, डिडक्शन ले लेता है। तो गवर्नमेंट देखे कि नहीं भाई रहने दो, उस सब खर्चा को एक साथ हटा देते, और एक साथ 30%, ये जो नेट वैल्यू आया था, एनएवी आया था, उस पर 30% उनको डिडक्शन दे दो, खर्चा जीरो भी करे कितना भी करे 30% दे दो। इसका बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ये देखा रहे हमको तो कुछ भी नहीं करेंगे 30% मिलेगा, करेंगे नहीं, कोलाप्स होगा तभी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा तो लैंडलॉर्ड का ही तो प्रॉब्लम होगा ना। खैर 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज मिलेगा लेट आउट हाउस में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दे ना दे, ये तो करोगे ही करोगे, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन में दे दिया रिपेयर्स, फायर इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, रेंट कलेक्शन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, बहुत कुछ, ग्राउंड रेंट, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्या डिडक्शन आएगा, ये दो ध्यान में रखना। ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स था, और यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, बस ये अलग से मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन में चोरी नहीं कर सकते, लोन बैंक से लेते है ना, हाउसिंग फाइनेंस, तो उसका एक एक इंटरेस्ट वो लोग एक पैसा भी नहीं छोड़ता है, तो उसमें हाँ ड्यू हो सकता है, लेकिन वो आप ये कर सकते, तो इसमें चोरी करना मुश्किल है, इसीलिए इसको अलग से अलाउ किया था। ये मेरा ये है, ठीक है ना। एनीवेज रूल बोलता है ये दो डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 24B ए मिलेगा, और इसका कुछ कैलकुलेशन है, नोट 3 में डिस्कस करेंगे। तो इससे लेस कर दो, दो डिडक्शन लेस कर दो, ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर देंगे तो इनकम आ जाएगा, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। मैक्सिमम केस में इसी को फाइनल कॉलम में लिख लोगे, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। बट यहाँ एक चीज और ऐड हो सकता है, क्या ऐड हो सकता है ना, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर इन प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब हम लोग इनकम कर रहे हैं ना 23-24 प्रीवियस ईयर का, तो इस ईयर से पहले कुछ बैड हो गया था रेंट, मतलब अनरियलाइज रेंट, रेंट नहीं मिला था। कब बैड हुआ था, मान लो 3 साल पहले 2021 में, ठीक है। 2021 में एक टेंडेंट मेरा घर में रहते थे, इसके बाद 6 महीना आराम से रहे, ठीक से रेंट पे किए, इसके बाद 7th मंथ में आके वो रेंट पे कर नहीं पाए, बोला गौतम दा थोड़ा प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट मंथ में दे देंगे। फिर नेक्स्ट मंथ फिर गया, उसके बाद देखे एक दिन वो लापता, मंथ एंड होने हो गया तो तुरंत वो देखो भाग के चला गया, कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो बैड हो गया ना मेरा 2 महीने का रेंट। इसके बाद कोई न्यू टेनेंट आया तो दे दिए, लेकिन ये जो 2 महीने का रेंट मेरा बैड हो गया। ये जो बैड है इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, कब 3 साल पहले था। अब प्रीवियस ईयर 23-24 सडनली मीट हो गया, उनको बोले भाई तुम मेरा 2 महीना रेंट मार के चला आया था, दो अभी, तो उनसे कुछ मिल गया, जब मिलेगा उसी टाइम इनकम दिखाएंगे। मान लो 10,000 रुपया मिला, तो कितना मिला, रिकवरी हुआ, मेरा इनकम हो गया ना, तो ये 10,000, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देंगे, ठीक है। 10,000 पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिला माइनस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये केस तभी हो रहा है अगर पहले का बैड रिकवर्ड हो रहा है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हो रहा है, तो इस केस में अप्लाई करोगे, क्लियर है। अब ये जो पहले आया था इसके साथ जोड़ लेना, हो गया आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, बोलो क्लियर है, एकदम आसान है, ये कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा, क्लियर। नाउ अब नोट 3 आगे करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। अब आओ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में फिर कैसे किया जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड में कैसे किया जाएगा, अरे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में तो इनकम कुछ होता ही नहीं, तो इसमें ग्रॉस वैल्यू नहीं, टैक्स अथॉरिटी बोल रहे सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू देखोगे, नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील, है ना, इनकम ही नहीं है। सर लेट आउट में तो ग्रॉस देखते थे, उससे म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते थे तो नेट आता था, तो यहाँ तो डायरेक्ट नेट लिख लिए, तो क्या म्यूनिसिपल टैक्स तो सेल्फ ऑक्युपाइड में भी पे करना होता है, हमको म्यूनिसिपलिटी लेता है, तो वो क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए तो बोले सारा डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं मिलता है, अगर कुछ मिलेगा तो भी डिडक्शन लेस करके नेगेटिव, नहीं तो जीरो इनकम आएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो इसमें एनए भी आ गया नील,
अब बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में क्या था, 24 है 30%, जब एनएवी नील है तो भी तो जीरो आएगा, तो वो भी देखना नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ क्या मिलेगा डिडक्शन, बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। अब यहाँ एक लिमिट है, क्या लिमिट ना, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन और मैक्सिमम लिमिट, ये जो 2 लाख है वो इंटरेस्ट ऑन लोन में ना वो लिमिट कभी कभी चेंज होता है, हम लिखे इसीलिए लिख दिए। इसमें से लोएस्ट लेंगे, इसमें से लोएस्ट, तो नील से लोएस्ट माइनस करेंगे तो जो भी नेगेटिव इनकम आ जाएगा। एक बार इसको करते हैं, मान लो एक्चुअल इंटरेस्ट आया कितना 2,50,000 और लिमिट आया 2 लाख, तो लोएस्ट कितना 2 लाख, तो जीरो नील इनकम से 2 लाख माइनस करोगे, फाइनली नेगेटिव इनकम कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा ना। यस सर। और अगर मान लो ऐसा है, एक्चुअल इंटरेस्ट आया था कितना 40,000 और लिमिट है 2 लाख, तो 240 में से लोएस्ट कितना 40, तो 40,000 अब माइनस करोगे तो नेगेटिव कितना आ जाएगा 40,000 नेगेटिव, तो इस इधर से कुछ इनकम है नेगेटिव माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। बोलो बोलो क्लियर है, यस सर। नाउ आगे लिमिट 2 लाख की जगह और क्या हो सकता है आगे हम लोग देखेंगे। बस दिस इज द रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते, अगर पूरा ये रूल समझ में आया तो फिर लाइक तो करो, वो लाइक तो करो। यस, आगे बढ़ते। नोट फर्स्ट कैलकुलेशन, नोट 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। अब क्या कैलकुलेशन करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या GAV। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एक ग्रॉस इनकम, ये कहां से, लेट आउट हाउस में ही आएगा ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए क्या रहे, इसमें 3 स्टेप होता है, हाँ डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे से करा है, लेकिन अल्टीमेटली यही आएगा। तो मैंने एक रूल बता रहे हैं, फर्स्ट फाइंड करोगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सभी बुक में है, ठीक है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे फाइंड करोगे ना, इसमें 3 वैल्यू देखा जाता है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, GMV शॉर्ट में। क्या वैल्यू देखोगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, सभी म्यूनिसिपैलिटी, सर लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है, म्यूनिसिपल नहीं है, पंचायत हो सकता है। तो क्या कैलकुलेशन करोगे ना, म्यूनिसिपैलिटी या अथॉरिटी एक वैल्यूएशन करते सारा प्रॉपर्टी, उन लोगों ने टैक्स एक्सेट्रा सर्विस चार्जेस कलेक्शन करते हैं ना आपसे, लेते वो वैल्यू क्या सबसे इक्वल अमाउंट लेंगे ना, आपका वैल्यू क्या है, आपका प्लान की सबसे वैल्यूएशन करते, वो एक एनुअल वैल्यूएशन होता है। वो जो वैल्यू था उस वैल्यू से वो होता है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, और उससे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एनुअल, ठीक है ना। तो म्यूनिसिपैलिटी क्या वैल्यूएशन किए थे, नेट वैल्यू, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, या कहीं पे वही ग्रॉस हो जाएगा, तो हम लोग को म्यूनिसिपल वैल्यू देखेंगे। सेकंड देखेंगे फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब कुछ नहीं, मेरा लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में ऐसे ही एक बिल्डिंग और है, मकान, तो उसमें वो भाड़ा पे दी, उनका रेंट क्या है, उनका एनुअल रेंट क्या इनकम होता है, वो इसके लिए माना जाएगा फेयर रेंट। रेंट ऑफ सिमिलर हाउस एट सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में ऐसा ही हाउस है तो उसमें क्या रेंट है, वो इसके लिए फेयर रेंट माना जाएगा, मेरे लिए फेयर रेंट हो जाएगा, मेरा हाउस के लिए, ठीक है ना। थर्ड, और हर स्टेट में एक रेन कंट्रोल अथॉरिटी रहता है, रेन कंट्रोल बोर्ड, उन लोगों ने भी एक वैल्यूएशन करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। थर्ड स्टैंडर्ड रेट देखेंगे, तो इसमें 3 वैल्यू आ रहे हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट एंड स्टैंडर्ड रेट। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे ना, फर्स्ट देखोगे GMB फेयर रेट में से हाईएस्ट क्या है, GMB फेयर में से हाईएस्ट, इसमें से हाईएस्ट लिख लो, और ये स्टैंडर्ड रेट फिर देखो, अब फिर इन दोनों में से लोएस्ट, मतलब GMB फेयर में से हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेट में से लोएस्ट, जो भी आएगा दैट शुड बी RER। कैसे करोगे, GMB फेयर रेट इसमें से हाईएस्ट लेना, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेट से लोएस्ट ये आ जाएगा RER, हाईएस्ट लोएस्ट, सिंपल यही याद रखना, ठीक है ना। सर मान लीजिए स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो GMB फेयर रेट में से हाईएस्ट ले लेंगे, बस वही RER हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो ये नहीं कि जीरो, तो लोएस्ट जीरो हो जाएगा, नहीं, नहीं है तो इग्नोर करोगे, तो जो हाईएस्ट था उसी को ले लोगे ना। और मान लीजिए सर म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड नहीं है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू ही हो जाएगा GMB, सॉरी ये हो गया हाईएस्ट, वही वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोएस्ट देखोगे, ठीक है ना। यस, बस ये रूल फॉलो करोगे, हाईएस्ट लोएस्ट, सिंपल ये याद रखना, GMB फेयर एंड में से हाईएस्ट और वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेंट में से लोएस्ट। एक्चुअली क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट ना, कोई भी रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम लिमिट है RER का, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोएस्ट लेते हैं। उससे कम है हाई म्यूनिसिपल फेयर रेंट, तो कम जो है वही ले लो, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट,
अब कुछ कैलकुलेशन यहाँ जीएमबी में मैंने किए, जीएमबी कैलकुलेशन किया जाता है कभी कभी। अगर प्लेसेस ऑल प्लेसेस इन एक्सेप्ट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 मेट्रोपॉलिटन, तो इसके लिए हम लोग रूल्स कुछ और फॉलो करेंगे। ये 4 नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ और होगा। तो अदर देन एक्सेप्ट ए 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ कुछ नहीं है। जो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू था एनएमवी, वही हो जाएगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। तो अगर हावड़ा में है, ये अ, आपका समझ लीजिए दुर्गापुर में है, आसनसोल में है, धानबाद में है, पटना में है, कहीं पे भी है, ये 4 मेट्रो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसको छोड़ दो। बेंगलोर तो मेट्रोपॉलिटन है लेकिन नहीं, चंडीगढ़ स्टेट है लेकिन इसमें नहीं, ये 4 छोड़ के बाकी सब जगह ग्रॉस इक्वल टू नेट, ठीक है ना। और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू एनएमवी शॉर्ट में लिखे। और एनएमवी क्या होता है ना, वैल्यू बाय म्यूनिसिपैलिटी। कौन वैल्यूएशन करते? ये म्यूनिसिपैलिटी वैल्यूएशन करते। क्यों करते? फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी तो इक्वल नहीं है, साइज वैल्यू इक्वल नहीं है, सबका अलग अलग प्लान की सबसे अलग है, तो उसके हिसाब से म्यूनिसिपल टैक्स उन लोगों ने कलेक्ट करता है। जिस पे कलेक्ट करते हैं वो नेट। तो अगर अदर प्लेसेस में है तो नेट इक्वल टू ग्रॉस। तो सर 4 मेट्रोपॉलिटन में क्या करोगे? तो अगर नेट दे दिया, तो अगर नेट दे दिया 4 मेट्रोपॉलिटन में, तो नेट वैल्यू लिख लो और उसमें सर्विस चार्जेस कुछ लिया है तो ऐड कर लो। सर्विस चार्जेस बोल दिया 8%, तो नेट पे 8% कर लोगे, ठीक है, जोड़ लोगे, उसको बोलोगे एडजस्टेड म्यूनिसिपल वैल्यू, राइट। और फिर एडजस्टेड जो वैल्यू, उसमें 1/9 एडजस्टेड इन 1/9 ऑफ एडजस्टेड म्यूनिसिपल वैल्यू, उसका 1/9 1/9 इंटू एडजस्टेड वैल्यू करोगे, वो जोड़ लोगे तो आएगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो क्या करना होगा, नेट वैल्यू सर्विस चार्जेस है, जितना परसेंट बोल दिया सर्विस चार्जेस, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा, बहुत सारे चार्जेस उन लोगों ने लेता है, सफाई करते हैं ना, तो म्यूनिसिपैलिटी से आपके घर तक जो रोड है उसका ये करता है, तो उसके लिए सर्विस चार्जेस लेते, टैक्स भी लेते प्लस वो भी लेते। तो कुछ सर्विस आपको दे रहे हैं तो सर्विस चार्जेस वो आपका ऐड कर लोगे, और फिर एडजस्टेड वैल्यू उस पे 1/9 जोड़ोगे तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर सर्विस चार्जेस नहीं दिया है, अगर सर्विस चार्जेस नहीं है, तो इस केस में नहीं दिया मतलब इन्हें की मिसिंग है, तो इग्नोर करोगे, है नहीं एक्चुअली। तो जीएमबी इक्वल टू नेट प्लस 1/9 ऑफ नेट, मतलब 1/9 तो ऐड करना ही होगा, सर्विस नहीं है जीरो, तो एडजस्टेड उतना ही हो जाएगा ना। मान लो सर्विस चार्जेस नहीं है, नेट म्यूनिसिपल बोलता है 90,000, सर्विस चार्जेस नहीं है, तो नेट एडजस्टेड वैल्यू भी तो 90,000 ही रहेगा। और उस पर 1/9 करोगे, 1/9 तब 90, मतलब 10,000 आ गया, तो ऐड करोगे ग्रॉस कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो नेट है तो 1/9 जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सर्विस चार्जेस दिया, पहले सर्विस चार्ज जोड़ोगे, जो आएगा उस पर फिर 1/9 करोगे, और अगर सर्विस चार्जेस नहीं दिया तो नेट के साथ 1/9 कर लोगे। क्लियर है? यस सर। नाउ अब एक चीज, अगर सर टैक्स दे दिया और म्यूनिसिपल नेट नहीं दिया, तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे करोगे, ये नेट वैल्यू कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ एनएमवी फ्रॉम टैक्स। बोल दिया टैक्स 20,000 रुपया पे किए थे, या टैक्स दे दिए थे 18,000 रुपया, और रेट ऑफ टैक्स था कितना, 5%। तो हम लोग करेंगे एनएमवी कैसे आएगा, टैक्स 18,000 डिवाइड बाय रेट कितना था 5% इंटू 100, ये आ जाएगा वैल्यू, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। अगर बोल दिया नेट इतना टैक्स पे किए थे, कितना टैक्स पे किए थे, कितना 36,000, और रेट ऑफ टैक्स क्या था 12%, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, 3 लाख आ जाएगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख, वो 3 लाख लेकिन नेट वैल्यू है, ठीक है ना। तो टैक्स देने से नेट कैलकुलेशन ऐसे करोगे, टैक्स क्या रूल बोले, एक बार एक करते, टैक्स डिवाइड बाय रेट ऑफ टैक्स इंटू 100, इससे नेट वैल्यू आएगा, और नेट वैल्यू के साथ फिर आगे जैसे रूल बताए ग्रॉस फाइंड कर लोगे। क्लियर है? यस। तो अदर मेट्रोपॉलिटन 4 मेट्रो छोड़ के अदर प्लेसेस में ग्रॉस इक्वल टू नेट, बट ये 4 मेट्रोपॉलिटन में रूल्स फॉलो करना। यस, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप आरईआर हो गया था ना, हाईएस्ट लोएस्ट देखे थे। अब देखोगे एक्चुअल रेंट कितना मिला। अब देखोगे, क्या देखोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ए आर आर, रिसीव्ड या रिसीवेबल के एक आर ले रहे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या ए आर आर, ठीक है। यहाँ ना बहुत सारे बुक्स में अलग अलग वे से है, बट इतना घबराने का जरूरत नहीं, ठीक है, इतना नहीं घबराना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस तरह का थर्ड स्टेप इससे करोगे, सब में एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले देखोगे एनुअल रेंट या कंपोजिट रेंट।
एनुअल रेंट या कंपोजिट रेंट। ये सर एनुअल रेंट या कंपोजिट रेंट होता क्या ना, रेंट पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। अगर मंथली बोल दिया, एक हाउस भाड़ा पे दिए मंथली 10,000, तो 10,000 इंटू 12 एनुअल रेंट आ जाएगा ना। उसमें कितना दिन वैकेंट था एटसेट्रा अभी नहीं देखोगे, है ना, कितना बैड हो गया नहीं देखोगे, मंथली रेंट दे दिया 12 से इंटू करो, दैट शुड बी योर एनुअल रेंट, राइट। इसका एक और नाम है कंपोजिट रेंट। एक्चुअली कंपोजिट मतलब इसमें और कुछ इंक्लूड है, सिर्फ घर का भाड़ा नहीं, कुछ इंक्लूड है, तो इसको कंपोजिट रेंट भी बोल सकते हैं। अगर इंक्लूड है तो कंपोजिट, नहीं तो वही एनुअल रेंट। अगर कंपोजिट रेंट है तो उसमें कुछ फैसिलिटीज एम्यूनिटीज इंक्लूड है रेंट में, तो वो माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर कंपोजिट मतलब कुछ फैसिलिटी उसमें इंक्लूड है, सर पता कैसे चलेगा, बोल देगा ना क्वेश्चन में, कुछ फैसिलिटीज इंक्लूड है, तो फैसिलिटीज को लेस करोगे तभी ना घर का भाड़ा आएगा। तो एनुअल रेंट में से क्या लेस करोगे, सम फैसिलिटीज इंक्लूडेड, उसको एम्यूनिटीज बोलते हैं, इंक्लूडेड इन अबव रेंट, उस रेंट में इंक्लूड है। क्या क्या फैसिलिटी ना, कॉमन पैसेज होता है उसका लाइटिंग, उसका क्लीनिंग, स्टेयर सीढ़ी है उसका लाइटिंग, ठीक है ना, उसका क्लीनिंग, या लिफ्ट है लिफ्ट मेंटेनेंस, आगे एक सिक्योरिटी रखा है, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी का खर्चा, या सामने लॉन मेंटेन करते, लॉन है, ठीक है, उसमें मेंटेन करना खर्चा। फिर मान लो एक गार्डन एक करके रखे बिल्डिंग के सामने, तो गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं, ये सब का खर्चा। ये जो खर्चा हो रहा है ना, ये अल्टीमेटली अब से अलग से अगर वो बिल दे रहे हैं तो रेंट में इंक्लूड नहीं है, तो माइनस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर वो रेंट में इंक्लूड करके लिए है तो क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। समझ में आया ना, यस। तो इस तरह कुछ कॉमन फैसिलिटीज एक्सेट्रा जो एक नहीं, एक टेनेंट को भाड़ा पे नहीं दिए हो, लेकिन सभी टेनेंट उस बिल्डिंग का उसका बेनिफिट उठाते, तो इस तरह कुछ है, तो उसको बोलोगे क्या, एम्यूनिटीज, वो लेस कर दोगे। क्लियर है ना, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स, लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फिर कॉमन पैसेज का लाइटिंग क्लीनिंग, या सामने अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का खर्चा, ठीक है, गार्डनिंग एक्सेट्रा, ये सब खर्चा हो रहे हैं, तो ये सब माइनस कर दोगे। एक और चीज लेस करोगे, क्या लेस करोगे, अनरियलाइज रेंट। हम लोग का प्रीवियस ईयर का 23-24, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अनरियलाइज मतलब कुछ बैड हो गया, मतलब एक टेनेंट 2 महीना रहे लेकिन 1 महीना का रेंट नहीं देके भाग गया, तो 1 महीना जब भाग गया तो बैड हो गया ना, उसी को माइनस कर देंगे। टोटल एनुअल में तो 12 मंथ्स के ले लिए थे, 1 महीना का रेंट मिला नहीं था, या 1 महीना में से आधा दिए थे बाकी आधा नहीं भर के भाग गए थे, तो वो अनरियलाइज हो गया, बैड हो गया, वो माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, ARR। तो अगर कंटिन्यू अभी भी रह रहे तो उसको अनरियलाइज नहीं बोलोगे, वो एरियर बोलोगे, लेकिन अगर वो बैड हो गया तो तभी वो माइनस करोगे, ठीक है। इसका सेक्शन है लेकिन सेक्शन से अभी रहने दो, बस ये समझे ना, अगर बैड हो गया तभी माइनस कर दोगे प्रीवियस ईयर का रेंट, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ARR। अब आ जाओ थर्ड स्टेप, अब फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये जो स्टेप 1 स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप में RER फाइंड किए, सेकंड स्टेप में ARR फाइंड किए, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू लिख लेना। क्या करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2, इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू वो लिख लो, RER ARR में से। अब इससे लेस करोगे, अगर लॉस है ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी था 2 महीना 1 महीना कोई टेनेंट नहीं था ना, कोई टेनेंट ही नहीं था, ये नहीं कि वो घूमने गए थे इसीलिए नहीं, वो ताला लगा के गए, लेकिन हमको तो ताला हैंड ओवर करके नहीं गया ना, मतलब वो वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो हमको दे के चले गए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, वैकेंसी इसके बाद 2 महीना किसी को नहीं दे पाए, वैकेंट हो गया ना, तो ये जो लॉस है ड्यू टू वैकेंसी, ये माइनस करोगे। मंथली रेंट कितना, ये कैसे करोगे, रेंट पर मंथ इंटू वैकेंसी मंथ्स, 1 मंथ वैकेंट, रेंट पर मंथ इंटू 1, 2 मंथ्स वैकेंट तो रेंट पर मंथ इंटू 2, ये वैकेंसी लॉस माइनस कर दोगे, और लॉस माइनस करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, यस सर, एकदम इजी है। तो स्टेप 1 RER, सेकंड स्टेप ARR, इसमें से हाईएस्ट लेंगे, वहां से लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल, मतलब ग्रॉस एनुअल इनकम। क्लियर है ना, यस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर एक GAV में कुछ फिर चेंजेस है, क्या चेंजेस, मैंने यहाँ लिखे, दो स्पेसिफिक केस है। अगर डिम टू बी लेट आउट हाउस है, तो अगर डिम टू बी मतलब क्या बोले थे, एक्चुअली तो सेल्फ ऑक्युपाइड 2 से ज्यादा, तो थर्ड हाउस को डिम डिम टू बी माना गया, वो तो भाड़ा पे नहीं दिए थे, तो इस केस में ARR तो आएगा नहीं, एक्चुअल रेंट एनुअल रेंट आएगा नहीं, है ना, ARR आएगा नहीं, ARR नहीं आएगा तो स्टेप 3 भी नहीं होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप में RER फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे फर्स्ट स्टेप में,
बोलो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किए थे, ये RER, बोलो बोलो बोलो, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, ये जो RER था ना वही हो गया GAV। तो अगर डिम टू बी लेट आउट हाउस है तो इस केस में क्या वैकेंसी टेकेंसी कुछ नहीं देखना है, वो तो भाड़ा पे नहीं दिए थे ना, तो इस केस में RER इक्वल टू क्या हो जाएगा, GAV। बोलो क्लियर है, तो यही चीज लिखे, अगर डिम टू बी लेट आउट हाउस है तो GAV इक्वल टू क्या, RER, स्टेप 1, राइट, यस। अब इसमें और एक चीज, स्टेप 3 आए, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हाईएस्ट लिए थे ना, उससे लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस किए थे, बट ऑलवेज लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करोगे, क्या लिखे, थर्ड स्टेप, लॉस ड्यू टू वैकेंसी शुड बी डिडक्टेड ओनली इफ एनुअल रेंट इज ग्रेटर देन RER। RER फर्स्ट स्टेप में किए थे, उससे एनुअल रेंट ग्रेटर है तभी लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करोगे, अगर वो नहीं है तो माइनस नहीं करोगे। एक्चुअली इसमें रूल्स ये बोल रहा है ARR एक्चुअल रेंट कम हो रहा है सिर्फ ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी लॉस RER से कम हो रहे हैं तो माना जाएगा, लेकिन वैकेंसी लॉस छोड़ के और किसी फैक्टर के कारण कम हो रहे हैं तो टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं नहीं, इस केस में वैकेंसी लॉस अलाउड के आपको कुछ अदर अदर रीजन के लिए कम हो रहे हैं तो ARR को नहीं देखा जाएगा, RER को GAV माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही ध्यान में रखना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण ही बिलो डिक्रीज हो सकता है RER से, और अदर रीजन के कारण डिक्रीज हो रहे तो माइनस नहीं करोगे, ठीक है। तो इस केस में RER को GAV माना जाएगा, तो सिंपली देखोगे हाईएस्ट ले लेना और लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बट लॉस ड्यू टू वैकेंसी अगर उसमें RER ज्यादा था, ठीक है ना, क्या बोले, अगर RER से एनुअल रेंट ज्यादा है तभी लेस करोगे, और RER ज्यादा था एनुअल रेंट से तो इस केस में लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करोगे, ठीक है, यस। हो गया आपका GAV कैलकुलेशन। अब नोट 2 में आते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, सारा रूल्स हम इस वीडियो में ये कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस था एक वीडियो में ही सॉल्व कर देंगे, 2 वीडियो आएगा, ठीक है, और ये 2 वीडियो आज ही आ जाएगा आपका, क्योंकि टाइम और ज्यादा नहीं है ना। नाउ नोट टू म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स में एक म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट करोगे नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे, हम ज्यादा ये नहीं ले रहे बस, म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन किस पे करोगे, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे, और एनुअली म्यूनिसिपल टैक्स कितना आएगा ना, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स। हम एक एग्जांपल के साथ, मान लो एक प्रॉपर्टी का NMV दे दिया, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया कितना ना, 4 लाख, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पटना में है तो 4 मेट्रोपॉलिटन नहीं है तो यही ग्रॉस यही नेट है, लेकिन टैक्स के लिए नेट चाहिए, ऑलवेज नेट पे करोगे। अब इसमें टैक्स रेट दे दिया 12%, तो बोलो 4 लाख पे 12%, 48,000, ये हो गया एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स कितना हो जाएगा, बोलो 48,000 आएगा ना। अब देखेंगे एनुअल टैक्स 48 तो पूरा डिडक्शन आएगा क्या, म्युनिसिपल टैक्स, नो, कैलकुलेशन, टैक्स टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 बाय ओनर अलाउड एज डिडक्शन, इसमें से मान लो इसमें से आधा 50% टेनेंट पे कर दिए पेड, और बाकी 50% ओनर पेड, तो बोलो 48 का 50 आधा, मतलब 24,000 कौन पे किए, तो ओनर, तो ओनर जितना पे किए वही डिडक्शन आएगा, टेनेंट जितना पे किए वो नहीं आएगा। या ये भी हो सकता है इसमें से 75% ओनर पे किए, 25% अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो ओनली 75% पे किए ना, तो 48 का 75% कर लो, 36,000 ये म्यूनिसिपल टैक्स लेस करोगे, GAV से लेस करोगे ना म्यूनिसिपल टैक्स, तो जितना ओनर पे किए वही लेस करोगे, एरियर होने से नहीं हुआ और टेनेंट पे कर दिया तो भी नहीं होगा, सिर्फ ओनर पे करेंगे तभी होगा। अब मान लो ऐसे 48 उसका एनुअल टैक्स है, इससे पहले 2 साल इन्होंने बाहर चले गए थे, थर्ड ईयर इंडिया आए, ठीक है, तो 3 साल का एरियर हो गया था, तो पहले प्रीवियस 2 साल का 48,000 इंटू 2 मतलब 96,000 एरियर था, और इस साल का भी 48 मिला के 3 साल का एक साथ पे कर दिए, इसी ईयर पे किए, तो कितना पे किए बोलो, 004 1,44,000, टोटल कितना पे किए, 1,44,000 इस प्रीवियस ईयर में पे किए, तो म्यूनिसिपल टैक्स पूरा डिडक्शन आ जाएगा, जितना पे किए 1 लाख, पहले का एरियर जितना पे किए प्लस इस साल का, तो टोटल कितना पे किए वही आएगा। इफ, बस यही चीज लिखी मैंने, टोटल पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय ओनर इज अलाउड एज डिडक्शन, राइट, और if tax paid by tenant or unpaid in previous year it is not allowed as deduction, ठीक है ना।
और इससे पहले कितना कभी एरियर पे टैक्स अभी पे किए तो जितना पे किए वो अलाउ करोगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें एक चीज, अगर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया तो ग्रॉस से नेट फाइन करना होगा टैक्स के लिए। तो कैसे करोगे ना? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जितना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिख लो, उससे 10% लेस कर दो, एडजस्टेड वैल्यू आएगा। और फिर सर्विस चार्जेस था तो एडजस्टेड म्युनिसिपल वैल्यू इनटू, अगर सर्विस चार्जेस मान लो 8%, तो 8/108 करोगे, बैक कैलकुलेशन हो रहे ना, तो इसलिए 10 तो 10/110 करोगे। सर्विस चार्ज 5% दिया तो 5/105 करोगे। तो नेट एडजस्टेड म्युनिसिपल वैल्यू इनटू रेट ऑफ सर्विस चार्जेस बाय 100 प्लस रेट, ये आ जाएगा आपका सर्विस चार्जेस। फिर माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू, राइट? यस सर। नाउ अगर इसमें सर्विस चार्जेस नहीं है, अगर सर्विस चार्जेस नहीं है तो नेट म्युनिसिपल, क्योंकि टैक्स तो नेट पे करना होगा ना, तो इसके स्पेस इफ सर्विस चार्जेस इज नॉट इन क्वेश्चन या नॉट गिवन, तो या नहीं है उनका, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू डायरेक्ट करोगे, जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू उसका 90% कर लोगे या 10% लेस कर दोगे, या 10% लेस कर दोगे, ठीक है ना? और जरूरत नहीं है, सिर्फ 90% कर लो ना, जीएमबी हो जाएगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अब इसी नेट पे टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स फाइन करोगे। अब कितना मंथ्स का कितना क्वार्टर का पे किया उसके हिसाब से पेमेंट देखोगे, वो अलाउ हो जाएगा। क्लियर है? यस। नाउ लास्ट नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का सारा डिस्कशन कंप्लीट, ठीक है? यस। तो आ जाते एक, और हम एक प्रैक्टिकल इसमें से एक एग्जांपल लेंगे, मतलब अपने से लेंगे, उसमें सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। नोट 3, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान दो ठीक से। कंडीशन, लोन के लिए क्या कंडीशन, फटाफट इसको डिस्कस कर देते। क्या कंडीशन लिखे? फर्स्ट, लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर्स ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन उसके ऊपर फिर कुछ बना रहे, तोड़ के कुछ बना रहे, या एक हाउस खरीदे, या उसका रिपेयर्स नॉर्मली होता रहता है उसके लिए लोन लिए। तो अगर इस पर्पस के लिए लोन लिए थे तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे वो अलाउ किया जाएगा, ठीक है? डिडक्शन अलाउ। न्यू लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड हाउसिंग लोन, पुराना लोन था उसको रीपे करने का टाइम आ गया, रीपे किए और न्यू लोन लिए, तो न्यू लोन पे जो भी इंटरेस्ट है वो भी अलाउ किया जाएगा। सेकंड, इतना थोड़ा रूल्स के लिए बता रहा हूँ, थ्योरी अगर दे तो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब जब इंटरेस्ट आपका थोड़ा बहुत ड्यू रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीवियस ईयर का टोटल इंटरेस्ट है ना, लोन पे टोटल इंटरेस्ट फाइंड कर लो, और टोटल इंटरेस्ट आइदर पेड और नॉट, पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। तो यही लिखे, टोटल इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 इज अलाउड आइदर पेड और नॉट। एक्चुअल बेसिस मतलब आउटस्टैंडिंग भी तो ऐड कर लोगे, प्रीपेड है माइनस करके नेट इस साल का कितना वही आएगा। क्लियर है? तो इसमें पेमेंट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर लोन बाहर से लिए, फॉरेन कंट्री से लिए, और इंटरेस्ट भी फॉरेन कंट्री में पे किए, बाहर से लिए, उनका कोई एजेंट इंडिया में नहीं, तो फॉरेन कंट्री में पे किए विदाउट टैक्स टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, उनको तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, इनकम हो रहा है उनका, उसमें टीडीएस काट के ही हमको देना पड़ेगा। अगर हम बाई चांस टीडीएस काटना भूल गए तो इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा हमको। डिडक्शन मिलता था ना 24B, वो हमको अलाउ नहीं करेगा। तो बाहर से लोन लिए, इंटरेस्ट बाहर में पे किए विथ टीडीएस, मान लो इंटरेस्ट आया कितना, बाहर से लोन लिए थे, इंटरेस्ट आया कितना, 1,20,000, और गवर्नमेंट बोला था 10% टीडीएस काट लीजिएगा, मान ले, तो 12,000 टीडीएस काट के उनको पे कर दिए, बाहर को ही पे किए कितना, 1,08,000 पेड, तो टीडीएस काट के पे किए ना, तो टीडीएस 12,000 काट लिए और उनको दे दिए, जो फॉरेन कंट्री में उनको दे दिए कितना, जहां से लोन लिए थे 1,08,000, बोले टीडीएस हम काटे, तो उनका टीडीएस गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट होगा, हमको देखना नहीं है। अरे 12,000 हम गवर्नमेंट को दे दिए, तो बोलो मेरा इंटरेस्ट तो टोटल 120 था, तो 120 अलाउ हो जाएगा, टीडीएस काटे थे, लेकिन भूल से टीडीएस काटना भूल गए, उनको पूरा 1,20 दे दिया ना, तो डिडक्शन अलाउ ही नहीं करेगा हम। अगर टीडीएस काट के 1,08,000 पे की तो 1,08,000 नहीं, पूरा 120 मेरा इंटरेस्ट ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑल्सो अलाउड बट इन 5 इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले लोन लिए थे, स्टार्ट किए थे, लोन लिए थे, कंप्लीट करने में 2 साल लगा, तो 2 साल का भी तो इंटरेस्ट पे किए ना, इसके बाद कंप्लीट हो गया 2 साल बाद, इसके बाद हर साल इनकम कैलकुलेशन करे हाउस प्रॉपर्टी का, चाहे लेट आउट हो, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, उसमें तो इंटरेस्ट प्रीवियस के अलाउ करते जा रहे थे।
लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले जो 2 साल का इंटरेस्ट पे किए तो भी तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था। तो गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट को ना एक ही साल में नहीं दिखाना है, कंप्लीट होने के बाद आगे 5 साल में 1/5 करके 5 साल तक उसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो प्री कंस्ट्रक्शन में टोटल इंटरेस्ट आया था 4 लाख, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में टोटल लोन जो था प्री कंस्ट्रक्शन 2 साल, उसमें टोटल इंटरेस्ट मान लो आया था 4 लाख। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है टैक्स अथॉरिटी इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना होता है 80,000। तो एक तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट भी था प्लस 80,000 प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी आपको अलाउ किया जाएगा डिडक्शन के लिए। लेकिन एक ये डिडक्शन 80,000 करके आगे 5 साल अलाउ किया जाएगा, जिस साल कंप्लीट हो गया ना उसके बाद 5 साल में 80 80 80 करके 5 साल तक आप डिडक्शन लेते जाओ। जब 5 साल हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद आपको और डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है ना। और तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ ध्यान दो कैसे, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिए बिफोर 31 मार्च 18 या उससे अर्लियर, मार्च 18 और उससे अर्लियर, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों बोलो तो, क्यों बोलो तो ना 31 मार्च 18 में इसके बाद आगे 5 साल तक अलाउ किया जाएगा ना, मतलब 31 मार्च 2023 तक आपको अलाउ किया जाएगा। ये 5 ईयर्स में 1/5 करके प्री कंस्ट्रक्शन का। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर तो 23-24, मतलब 1 अप्रैल 23 से मार्च 24 आपका प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो इससे पहले तो 5 साल कंप्लीट हो गया, तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना नहीं है, कोई अलाउ नहीं होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर 23-24 में कुछ अगर इंटरेस्ट पे किए इंटरेस्ट है तो वो आएगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। तो ये डेट एकदम माइंड में ये कर लेना, कौन सा डेट है, सॉरी ये डेट है 31 मार्च 18, और उससे पहले कंप्लीट हो गया तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भूल से भी नहीं करना होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे। और अगर उसके बाद हुआ है ना तो इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन का भी कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट कितना उसका 1/5 ऐड भी करेंगे, मतलब प्रीवियस इंटरेस्ट प्लस 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन ऐड करके आएगा। समझ में आया। तो और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है फिर, तो फिर इसमें देखना होगा। और क्या देखेंगे, व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ना, जिस दिन मेनली इसमें लिए भी इसके लिए भी बहुत कुछ है लेकिन उतना टाइम नहीं, हम इससे ही बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स। डेट ऑफ लोन टेकन मेनली ये फॉलो करोगे। 2, लास्ट 31 मार्च ऑन हिज कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 जून 2020, लोन लिए थे 1/7/2018, तो 15 जून 20 कंप्लीट हुआ ना, तो जून नहीं, इससे पहले 31 मार्च 2020, मतलब 1/7/18 से जून नहीं, जून में कंप्लीट हुआ लेकिन लेंगे लास्ट 31 मार्च 20, इस पीरियड को माना जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर क्यों, जून जून के बाद तो होना चाहिए, नहीं, हम लोग का जब जून में कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, इसके बाद फर्स्ट इनकम कैलकुलेशन करेंगे 2021 प्रीवियस ईयर का इनकम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करेंगे ना। जब 2021 का कैलकुलेशन करोगे वो तो 1 अप्रैल 20 से ही कैलकुलेशन होगा ना, 31 मार्च 2021। तो फिर यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन में जून तक लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर से अप्रैल से लेंगे, तो ये अप्रैल से जून तो दोनों जगह आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आप क्या करोगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेशन करोगे तो इसमें लास्ट 31 मार्च, जिस साल लोन सॉरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया ना जिस ईयर में, उस साल लास्ट 31 मार्च डेट क्या था उस दिन तक प्री कंस्ट्रक्शन मानोगे। क्लियर है। यस सर। अब अगर मान लो लोन अभी भी अनपेड कुछ रह गया, इंस्टॉलमेंट पे होता है ना, कुछ ईएमआई पे हो रहे, आगे इंस्टॉलमेंट और बाकी है, तो इस केस में ये लोगे। अगर मान लो प्री कंप्लीट हुआ था जून, लेकिन उससे पहले हम 31 मार्च 2020 को ही पूरा लोन रिपे कर दिए, या 31 मार्च 20 नहीं 19 को ही पूरा लोन रिपे, एक साल के अंदर लोन रिपे कर दिए, तो फिर इसके बाद तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना। तो जिस दिन रीपे किए उस दिन तक, इस तरह बहुत कुछ अलग अलग केस आएगा। तो बात जनरली समझ लेना, आप लोग का प्रीवियस ईयर 23-24 तक पूरा कुछ तो पोर्शन अनपेड रहेगा, तो पूरा पे नहीं हो रहे, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इतना कुछ माथा नहीं लगाना है। अब ये ऑलवेज याद रखोगे, लोन टेकन डेट से लेके कब तक लेंगे, लास्ट 31 मार्च इन व्हिच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, राइट। और ये हो गया सारा डिटेल्स। अब आ जाते
अब इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा? टोटल इंटरेस्ट अब कितना अलाउड? टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड फॉर डिडक्शन। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर 23-24 का और 1/5 इंटू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोले थे ना, प्री कंस्ट्रक्शन है तो 1/5 5 साल। और अगर 1/5 ऐड करोगे, अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ आफ्टर मार्च 19, ठीक है ना, अगर कंप्लीट हुआ मार्च 19 ऑनवर्ड्स, तो इसको लेना है, राइट। नेक्स्ट डिडक्शन 24B। अब एक्चुअली डिडक्शन, अगर लेट आउट हाउस है तो टोटल जो आया ना 0.6 टोटल इंटरेस्ट जो भी है, मतलब प्रीवियस ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन जोड़ के जो आया था, ये टोटल इंटरेस्ट। अगर लेट आउट हाउस है तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है ना। बट अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, लिखे थे ना 2 लाख, उसमें कुछ कंडीशंस है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट टोटल कितना आया था, और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है ना, लेकिन ये 2 लाख लिमिट एक नहीं 2 हाउस के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड मैक्सिमम 2 हो सकते ना, तो 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, एक हाउस में ही 2 लाख मिल गया, तो दूसरे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि इंडिविजुअल लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए 2 लाख। अगर इनका एक ही हाउस है तो एक में ही 2 लाख हो जाएगा, लेकिन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो दोनों मिला के लिमिट कितना आएगा? 2 लाख। एक में अगर 60,000 का डिडक्शन मिला, दूसरे में एक 40 होगा लिमिट, राइट। तो 2 हाउस को मिला के लिमिट कितना? 2 लाख, राइट। और इसमें से जो लोएस्ट है, ये एक्चुअल बी में से जो लोएस्ट है, वही डिडक्शन अलाउ किया जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में। तो यहाँ लिखते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट, पहले लिखे थे ना, एक्चुअल इंटरेस्ट मान लो आया कितना? 50,000, और ये लिमिट है 2 लाख, तो 50,000 ही तो लोएस्ट है ना, इतना डिडक्शन आएगा। और एक्चुअल इंटरेस्ट आया 2,50,000, तो लिमिट 2 लाख, तो डिडक्शन कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है? बोलो यस। ये था डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। ये तो ऊपर लिखे थे सर, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? यस, अब आ जाओ देखो, मैक्सिमम लिमिट, ये जो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख लिखे थे ना, वो लिमिट 2 लाख की जगह रिड्यूस होकर 30,000 हो जाएगा। लिमिट 2 लाख से बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन 2 लाख लिमिट रिड्यूस होकर 30 हो सकता है अगर लोन टेकन फॉर रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन परचेज वो नहीं, रिपेयर्स के लिए, और लोन टेकन बिफोर 1499, और सेकंड के थर्ड, अगर लोन लिए 99 के बाद, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए इस केस में, परचेज नहीं। लोन लिए, थर्ड केस, लोन लिए अब कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1499, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में 5 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया, तो इस केस में भी लिमिट 30,000 हो जाएगी। एक कंडीशन क्या है? बाकी सब केस में 2 लाख लिमिट है, लेकिन अगर लोन लिए रिपेयर्स के लिए तो लिमिट 30 हो जाएगा। लोन लिए 99 से पहले, तो इस केस में कंस्ट्रक्शन के लिए लिए मान लो, लेकिन इस केस में भी लिमिट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिए या परचेज के लिए लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लिए 99 के बाद, लेकिन वो कंप्लीट करने में 5 साल लग गया, 5 साल से भी ज्यादा लग गया, तो इस केस में लिमिट कितना हो जाएगा? 30,000। बोलो क्लियर है? बस हम लोग सीख लिए अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन, इस तरह कैलकुलेशन करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ अब लास्ट मोमेंट में आते, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हम सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी कभी सेपरेटली दे देता है। एक एग्जांपल, फाइंड इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फ्रॉम द फॉलोइंग। 24B का डिडक्शन तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, यस। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन कब लिए थे? 1/7/2018, रुपीज 40 लाख एट 12, अच्छा 10% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट? 10% पर एनम। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 December 2021। कब कंप्लीट किए? December 21 कंप्लीट किए, ओके। लोन रिपेड
एज अंडर। कुछ लोन भी उन्होंने रिपे करते जा रहे हैं बीच बीच में। एक रिपे किए ऑन 31 दिसंबर 2019 रुपीज 5 लाख। ये प्रिंसिपल ऑफ लोन, इंटरेस्ट हर साल पे होता जाता है उनका, ये प्रिंसिपल ऑफ लोन रिपे किए मान लो, ठीक है। सेकेंड फिर 31 दिसंबर 2022 rupees another 5 lakh, and 31st December 2023 rupees 5 lakh। और इच एंड एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, हो सकते हैं इंटरेस्ट एरिया रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे लोन रिपे किए। तो फाइंड इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइंड रिडक्शन फॉलोइंग फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 24 25 ऑलवेज आपका ये रहेगा, ठीक है ना। यस, तो ये क्वेश्चन समझ लेना आपका क्वेश्चन से। तो हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, लोन लिए थे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, तो एक टाइमलाइन हम ड्रॉ करेंगे। इससे ना आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन समझो, पूरा देखेंगे। लोन कब से लिए थे बोलो, ये इसमें क्या देखेंगे ना, लोन कब लिए थे, लोन टेकन, लोन टेकन कौन सा डेट में लोन लिए थे, 1718 2018। कितना लोन लिए थे, 40 लाख। यस, लोन टेकन डेट है। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, दिसंबर 21, लेकिन बोले थे ना लास्ट 31 मार्च लेंगे, तो 31 मार्च 2021 आ जाएगा। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो दिसंबर, लेकिन क्या बोले, जिस साल कंप्लीट हो रहे हैं उस साल लास्ट 31 मार्च तक लेंगे, क्योंकि इसके बाद दिसंबर, इसके बाद नेक्स्ट जो मार्च आएगा ना, उसमें ईयर आएगा, तो फिर उसमें उनको टैक्स फाइलिंग में हो तो हाउस होल्ड इनकम दिखाना होगा। कंप्लीट हो गया ना, रेडी टू यूज हो गया, तो इसीलिए उस टाइम वो प्रीवियस ईयर तो 21 22 फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, तो अप्रैल से फर्स्ट अप्रैल 21 से मार्च 22 वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तो प्रीवियस ईयर का आ जाएगा, लेकिन उससे पहले का जो इंटरेस्ट वही तो नहीं आ रहा था, तो इसीलिए प्री कंस्ट्रक्शन लास्ट 31 मार्च लेंगे। क्लियर है ना। अब आ जाओ, अब हमको देखना हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या, हम लोग हर साल थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे 21 22 22 23 इतना साल है। हाँ उस टाइम किए थे, अब करते जा रहे, अब जब असेसमेंट ईयर आ गया 23 4 25, तो प्रीवियस ईयर क्या, करंट प्रीवियस ईयर देखोगे, करंट प्रीवियस ईयर ये है आपका। अच्छा इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ये मान लो करंट प्रीवियस ईयर, ये मेरा प्रीवियस ईयर है ना, एक मिनट, प्रीवियस ईयर ये 1423 से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 24 है ना, असेसमेंट 24 25 मतलब प्रीवियस ईयर रही है। तो ये जो प्रीवियस ईयर इस पीरियड का मतलब इस प्रीवियस ईयर का टोटल इंटरेस्ट लेंगे, और 21 तो 19 के बाद है ना, तो 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन का भी लेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट लेंगे इसका 1/5, और प्रीवियस ईयर का टोटल इंटरेस्ट ये लिया जाएगा। बोलो ठीक है ना। अब आ जाते हैं, उन्होंने बीच में कुछ लोन रिपे किए, कब कितना रिपे किए, इसको इससे लोन कम होते गया ना, रिपेमेंट बोलो। फर्स्ट दिसंबर 19 पे किए, तो बिफोर प्री कंस्ट्रक्शन, मान लो दिसंबर 31 दिसंबर 19, इससे पहले लोन कितना था, 40 लाख था ना, बट यहाँ कितना रिपे किए, 5 लाख रिपे किए। तो प्री कंस्ट्रक्शन के बाद इसके इस डेट के बाद इसमें कितना हो गया, 35 लाख। प्री कंस्ट्रक्शन में दो, पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में अप टू सर्टेन पीरियड 40 लैक्स, आफ्टर दैट पीरियड कितना, 35 लैक्स। अब फिर एक बार पे किए दिसंबर 22, वो तो बीच का एक ईयर आया, प्रीवियस ईयर भी नहीं, लेकिन पे किए 31 दिसंबर 22, फिर 5 लाख रिपे कर दिए, तो मतलब इसके बाद कितना हो गया, 30 लाख हो गया। अब बीच में ये पीरियड हमको देखना नहीं है, हम लोग को प्रीवियस ईयर देखना, प्री कंस्ट्रक्शन देखना है, ये देखना है, और आपको प्रीवियस ईयर देखना, बीच में इस साल जब कर रहे थे इनकम उस टाइम आ गया था, तो 5 लाख रिपे किए तो 30 लाख हो गया।
फिर एक रिपे किए दिसंबर 23, अब प्रीवियस ईयर के बीच भी रिपे किए, तो ये डेट में भी रिपे किए। तो बोलो इस पीरियड में हम दो बार इसको अलग अलग दिखा रहे हैं। इसमें ना दो है, यहाँ 30 लाख था, 30 लाख था, यहाँ से 30 था, बट इसके बाद फिर 5 रिपे कर दिए, तो इसमें हो गया 25 लाख। मतलब इतना दिन 30 और आगे 3 महीना, ये कौन सा डेट था? 31 दिसंबर 23। ये दिसंबर 23 रिपे किए थे। इससे पहले कितना था? 30 लाख, और इसके बाद कितना हो गया? मतलब प्री कंस्ट्रक्शन में 9 मंथ्स था, प्रीवियस ईयर में, और ये 3 मंथ्स था। तो प्रीवियस ईयर में दो बार करेंगे, 30 लाख पे 9 मंथ्स करेंगे, 25 लाख पे 3 मंथ्स करेंगे, और प्री कंस्ट्रक्शन में भी दो बार करेंगे। 40 लाख पे इतना पीरियड का करेंगे, और 35 लाख पे इतना पीरियड का करेंगे। बोलो क्लियर है ना? ये टाइम लाइन आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा कैलकुलेशन समझने के लिए। बोलो क्लियर है? अब प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट अब कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्यूशन, एक इंटरेस्ट फॉर, क्या फाइंड कर रहे हैं? इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24, ऑलवेज आप लोग का प्रीवियस ईयर ही है। तो बोलो लोन कितना था अप्रैल से लेके, देखो ये टाइमलाइन से पता चल गया, अप्रैल से लेके दिसंबर 23 था 30 लाख। तो यहां दिखाओ फर्स्ट, फ्रॉम 1/4/2023 टू 31 दिसंबर 2023। बताओ तो लोन कितना था? 30 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए थे कितना? 10%। और ये 9 मंथ्स हुआ ना, 9/12। 30 लाख पे 10% होता है 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाई 4 मतलब होता है 75,000। 75 इंटू 3, 2,25,000। हम बिना कैलकुलेशन किए, कैलकुलेटर एरर्स हो सकता है, ठीक है, बट हमको लग रहा है ठीक है, फिर भी आप लोग कर लोगे, एक बार देख लोगे। लॉजिक रूल्स आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड, अब फिर ईयर तो एंड होगा मार्च है ना, तो फ्रॉम 1/1/2024 टू 31 मार्च 2024, 3 मंथ्स है ना। अब ये 3 मंथ्स में 25 लाख हो गया था, इंटू 10% इंटू 3/12 है ना। तो 25 लाख पे 10% होता है 2,50,000। 2,50,000 3/2 1/4, 1/4 हो रहा है 6 24 62,500, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ लो, ये दोनों को जोड़ लोगे, प्रीवियस ईयर का आएगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इंटरेस्ट, फिर बोल रहा हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम ऐसे भरवाली कर रहे हैं, कैलकुलेटर साथ में नहीं लेके बैठे। तो ये टोटल इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर हो गया, टोटल इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24, तो 2,87,500, राइट? यस सर। नेक्स्ट, अब बी, दूसरा पार्ट, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये कैलकुलेशन करोगे क्योंकि लेट आउट है तो लिमिट कुछ भी नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट टोटल अलाउ किया जाएगा ना, सेल्फ ऑक्युपाइड पे लिमिट है, ठीक है ना। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ बताओ, आप लोग लाइक करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, एटलीस्ट कुछ तो कमेंट हम लोग को मोटिवेट करे। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या फाइंड करोगे? इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। तो प्री कंस्ट्रक्शन का भी एक टाइम लाइन में आ गया था, 17 to 18 से लेके दिसंबर 19 ये 40 लाख था, और फिर जनवरी 20 से लेके मार्च 21 ये था 35 लाख। तो दो अलग अलग है ना। तो फ्रॉम, इसमें भी दो पार्ट आ गया। तो कब कितना रीपे करना है वो सारा डिटेल्स आपको समझना है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट करोगे। 1/7/2018 टू 31 दिसंबर 2019, बोलो लोन कितना था? 40 लाख, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%, इंटू, अब बोलो तो कितना मंथ्स हो रहा है टोटल, या ईयर के हिसाब से देखोगे तो 17/18 से लेके 17/18 से लेके 31 दिसंबर 19, है ना।
ओके, तो हम इसमें दिसंबर कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, तो 18 का जुलाई से मतलब 6 मंथ्स, और 19 पूरा 12 मंथ्स, मतलब 18 मंथ्स, दैट इज 18 मंथ्स हो रहे, ठीक है ना। तो इनटू 18/12 करोगे तो 40 लाख 10%, 4 लाख इंटू 18/12 तो हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। एक तो अप टू दिसंबर आ गया, कितना आ गया बोलो, 6 लाख। कैलकुलेशन कर लेना, 4 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 18 मतलब 1.5 आ रहा है। तो 6 लाख हो गया, यस। सेकेंड पार्ट, अब फिर आ जाते, प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जनवरी 20 से मार्च 21, फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 2020, क्योंकि 19 तक तो हो गया था, टू रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो 31 मार्च 2021। ये भी देखो, जनवरी पूरा 20 हो गया, 12 मंथ्स, 21 का 3 मंथ्स है ना, यस। तो इसमें हो रहे 15 मंथ्स, बोलो बोलो, क्लियर है। तो ये 15 मंथ्स का फिर करो। अब लोन 5 लाख कम हो गया था, 35 लाख, तो 35 लाख पे 10% करोगे इंटू कितना, 15/12, ये आ जाएगा। तो 3,50,000 इंटू, एक मिनट, हम मोबाइल फोन तो लेके बैठे, इसमें करते, तो कितना रहता ना, 35 लाख 10%, 3,50,000, ठीक है ना, इंटू 15 ठीक है, और डिवाइड बाय कितना, 12, तो ये हो रहा है 4 लाख, कितना है, 4,37,500। अब इन दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा टोटल इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, 10,37,500। ये हो गया इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। क्या मिला आपको, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो बोलो, समझ में आया। अब आ जाते, देखो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या लेंगे बोलो तो, प्रीवियस ईयर का टोटल लेंगे और प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5, इंटरेस्ट फॉर 2023-24 प्रीवियस ईयर प्लस 1/5 लेंगे, क्योंकि 19 के बाद है ना, 1/5 इंटू 10,37,500, राइट। तो प्रीवियस ईयर में कितना आया था बोलो, 287,500, 287,500 प्लस, अब इसमें सेकंड फिर देखते हैं कितना आया था, 10,37,500, ये आया था ना, 10,30,000 डिवाइड बाय कितना, 5, ये होता है 2,02,07,500। तो सिर्फ जोड़ लो फिर, 2,07,500 प्लस 2,87,500 इज इक्वल टू 4,95,000, क्लियर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 4,95,000। अब आ जाते, डिडक्शन कितना फाइनली आ गया, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया ना। अगर ये लेट आउट हाउस है, ये तो बता नहीं लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड, तो डिडक्शन फाइनली लिखते, डिडक्शन, डिडक्शन सेक्शन क्या है, इंटरेस्ट लोन 24B है ना। तो फर्स्ट केस फॉर लेट आउट हाउस, अगर ये लेट आउट हाउस भाड़ा पे दे दिए तो टोटल इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, 4,95,000 डिडक्शन अलाउड, ठीक है ना, यस। बट अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो, बोलो बोलो, सेल्फ ऑक्युपाइड, तो इस केस में लिमिट है ना 2 लाख। अब देखते हैं 2 लाख होगा या नहीं। अच्छा, लोन कब लिए थे, अच्छा रिपेयर्स के लिए नो, तो फिर लिमिट 30 नहीं। कब, 99 से पहले नो, आफ्टर, क्या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में 5 साल से ज्यादा लग गया, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो बस 18 से लेके 21, 18 से 19, 20, 3 साल लगा अप्रोक्स, है ना। तो फिर 5 years तो नहीं लगा, तो फिर आपका लिमिट कितना, 2 लाख। सेल्फ ऑक्युपाइड में दो चीज देखोगे, एक्चुअल इंटरेस्ट, बोलो, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था,
4,95,000, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट इसमें है कितना, मैक्सिमम लिमिट कितना, 2 लाख। तो बताओ लोएस्ट कितना है, 2 लाख डिडक्शन। ओह, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो डिडक्शन मिलेगा 2 लाख, बट लेट आउट हाउस है तो टोटल मिलेगा। बट कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है रूल्स। बोलो ये कितना आपको समझ में आया। ये मेन पॉइंट है। एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। एक्चुअल एक क्वेश्चन जो लिखे, एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, लिख लेना, बहुत अच्छा है, इसी से कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर एक बार बताते हैं, फाइंड डिडक्शन 24 बी बोला था ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड में मिलता है, लेट आउट में भी, पर सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट है। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड करोगे। लोन लिए थे 1718, है ना, कितना का लोन लिए थे, 40 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया दिसंबर 21, तो इससे पहले का मार्च 21 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। और इसके बाद देखोगे प्रीवियस ईयर क्या है, हम लोग का प्रीवियस ईयर 23 24, ये दो चीज पे ध्यान देना, प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बीच में क्या पीरियड है उससे कोई मतलब नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं देखना। फिर अब सारा पीरियड में कितना पीरियड कितना लोन था वो देखोगे, कम होते जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर में कितना था देख लो, और प्री कंस्ट्रक्शन में कितना था, ठीक है। अब जितना दिन जितना पीरियड का था उसके हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे। प्रीवियस ईयर पहले कर लो, ठीक है, और इसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन करो। अगर यही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये जो डेट दिए थे, ये मार्च 21, मार्च 31, मार्च 18 हो जाता, तो प्री कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन ही नहीं करते, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर करते। बट टाइमलाइन ड्रॉ कर लो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मार्च 18 से पहले हो गया, अर्लियर, तो फिर करना ही नहीं है प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, सिर्फ प्रीवियस ईयर करोगे। लेकिन वो 19 और ऑनवर्ड्स है, तो इस केस में करोगे, दोनों को दिखाओगे, कैलकुलेशन कर लोगे, प्रीवियस ईयर का आ जाएगा, फिर प्री कंस्ट्रक्शन का आ जाएगा, फिर टोटल क्या, टोटल होता है प्रीवियस ईयर का प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 टोटल। अब लेट आउट है तो टोटल डिडक्शन, सेल्फ ऑक्युपाइड है तो लिमिट डिडक्शन। बस यहां तक हम लोग सारा रूल सीख लिए। अब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। लेकिन एक रफ जो आइडिया, एक ओवरऑल जो आइडिया, अच्छा, हम लोग हमको आज हमको लगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग थोड़ा कमेंट करोगे, जरूर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ही आपको सारा जो प्रैक्टिकल्स दिए थे वो सॉल्व करके देंगे। थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि रूल्स एक हो गया, तो फिर उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो आज का क्लास यहीं पे रखते, इस अभी का क्लास यहीं पे रखते, नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे, राइट।